नमस्कार दोस्तों दुनिया में कई जंगें लड़ी गई, कई विवाद हुए और कई मिट गए। लेकिन एक विवाद है जो 100 साल से भी ज़्यादा समय से चल रहा है, इज़राइल और फ़िलिस्तीन का। यह विवाद सिर्फ ज़मीन का नहीं है, यह है पहचान का, धर्म का और अस्तित्व का। यह है इंसान की उस सबसे बड़ी कमज़ोरी की कहानी जब वो अपने होने के हक के लिए मरने मारने तक उतर आता है। आज हम समझेंगे कि आखिर यह लड़ाई क्यों शुरू हुई, इज़राइल को इतना शक्तिशाली किसने बनाया, फ़िलिस्तीन क्यों बार बार कुचला गया और इस खेल के पीछे असली मकसद क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हजारों साल पीछे। उस इलाके को प्राचीन काल में कनान कहा जाता था। यह कनानी और फ़िलिस्तीनी जनजातियां रहती थी। धीरे धीरे यहाँ यहूदी राज्यों का उदय हुआ, जिसे किंगडम ऑफ इज़राइल और किंगडम ऑफ जूदा कहा गया। लेकिन राजा यहाँ टिके नहीं। पहले मिस्रियों ने कब्जा किया, फिर फारसी, फिर यूनानी और अंत में रोमन साम्राज्य। रोमन काल में इस जगह का नाम पड़ा सीरिया फ़िलिस्तीनिया। 7वीं सदी में यह इलाका इस्लामी खलीफा के अधीन आया। यरूशलेम मुसलमानों के लिए उतना ही पवित्र हो गया जितना यहूदियों और ईसाइयों के लिए पहले से था। यहीं से शुरू होती है वो तिहरी आस्था की लड़ाई, एक ही ज़मीन, 3 धर्मों का दावा। फिर सदियों तक यह इलाका ओटोमन तुर्कों के कब्जे में रहा, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्क हार गए और ब्रिटेन ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। इसे कहा गया ब्रिटिश मैंडेट ऑफ फ़िलिस्तीन। 1917 में ब्रिटेन ने बेल्फोर डिक्लेरेशन जारी किया। इसमें कहा गया कि इस इलाके में यहूदियों का एक राष्ट्रीय घर बनाया जाएगा। यानी ब्रिटेन ने यहूदियों को वादा किया कि यह जगह तुम्हें मिलेगी। फिर हुआ हॉलोकॉस्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के नाजियों ने करीब 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया। डरे सहमे यहूदी यूरोप छोड़कर बड़ी संख्या में फ़िलिस्तीन की तरफ आने लगे। लेकिन यहाँ पहले से ही अरब मुसलमान रहते थे। उन्होंने कहा यह ज़मीन हमारी है, यहूदियों को यहाँ नया देश बनाने का कोई हक नहीं। तनाव बढ़ने लगा, दंगे शुरू हुए। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पास किया, ज़मीन को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, एक हिस्सा यहूदियों के लिए और दूसरा अरबों के लिए। यहूदियों ने प्रस्ताव मान लिया, लेकिन अरब देशों ने इसे ठुकरा दिया। कहानी यहीं से खूनी मोड़ ले लेती है। 14 मई 1948 को यहूदियों ने इज़राइल नामक देश की घोषणा कर दी। तुरंत अगले दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने हमला बोल दिया। युद्ध हुआ और नतीजा यह निकला कि इज़राइल न सिर्फ बच गया बल्कि अपनी ज़मीन भी बढ़ा ली। लेकिन इस जंग ने अरब दुनिया को हिला दिया। करीब 7 लाख फ़िलिस्तीनी अपने घरों से निकाले गए या उन्हें भागना पड़ा। उनके गांव जला दिए गए, घर बर्बाद कर दिए गए। इस पल को फ़िलिस्तीनी लोग नकबा यानी महान आपदा के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ यहूदियों ने कहा यह हमारी आज़ादी का दिन है, लेकिन फ़िलिस्तीनियों के लिए यह उनका सबसे काला दिन था। यानी एक ही घटना, लेकिन 2 बिल्कुल अलग नज़रिए। तब आया 1948 के बाद भी शांति नहीं आई। 1967 में 6 डे का वार हुआ। सिर्फ 6 दिन में इज़राइल ने मिस्र से सिनाई, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम और सीरिया से गोलन हाइट्स छीन लिया। अब इज़राइल और ताकतवर हो चुका था, वहीं फ़िलिस्तीनी और कमज़ोर। इसके बाद से गाजा और वेस्ट बैंक में कब्जा बढ़ने लगा। यरूशलेम पर दोनों का दावा और तेज हो गया। यहीं से आज के संघर्ष की असली नींव पड़ी। 1964 में बना PLO, फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मकसद था हथियार उठाकर फ़िलिस्तीनी राज्य बनाना। 1987 में पहला
इंटिफेडा जन विद्रोह हुआ, गली गली में पत्थरबाजी और झड़पें हुई। सन 2000 आते आते दूसरा इनिफेडा, जिसमें खून खराबा और भी बढ़ गया। फिलिस्तीन अब दो हिस्सों में बंट गया, गाजा पट्टी जहां हमास का राज है, वेस्ट बैंक जहां फतेह का कंट्रोल है। फिलिस्तीनियों की मांग साफ है, हमें अपनी ज़मीन चाहिए, हमें अपनी पहचान चाहिए और यरूशलेम भी हमारा है। दोस्तों, अब बात करते हैं ताकत की। इजराइल की सेना को कहते हैं इजराइल डिफेंस फोर्स, IDF। इसमें करीब 1.6 लाख एक्टिव सैनिक हैं और वह 4.6 लाख रिजिट्स, यानी जंग लगते ही ये लगभग 6 लाख से ज़्यादा सैनिक उतार सकता है। एयरफोर्स, इसके मामले में इजराइल के पास दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक है। इसमें F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स है, जिन्हें अमेरिका ने बहुत कम देशों को दिया है। मिसाइल डिफेंस के मामले में आयरन डोम नाम की प्रणाली है, एक गाजे से दागे गए रॉकेट को हवा में ही गिरा देती है। आज तक हजारों रॉकेट इस सिस्टम ने रोक लिए हैं। न्यूक्लियर हथियार के मामले में माना जाता है कि इजराइल के पास 80 से 90 परमाणु बम हैं, हालांकि इजराइल कभी खुलकर इसे नहीं मानता। बजट और मदद के मामले में इजराइल का रक्षा बजट लगभग 23 अरब डॉलर है। इसके अलावा अमेरिका हर साल लगभग 3.8 अरब डॉलर की मदद इजराइल को देता है। यानी सोचिए, इजराइल छोटा देश है, लेकिन उसकी सेना दुनिया की सबसे हाईटेक और आधुनिक मानी जाती है। अब जरा पलट कर देखें फिलिस्तीन की ओर। फिलिस्तीन के पास कोई औपचारिक सेना नहीं है, सिर्फ मलेशिया ग्रुप्स जैसे हमास और इस्लामिक जिहाद। ये लोकल बनाए रॉकेट, कलाशिनिकोव राइफलें, ड्रोन और सुरंगों का इस्तेमाल करते हैं। गाजा पट्टी लगभग जेल जैसी है, चारों तरफ नाकाबंदी, ना लोगों की आवाजाही, ना सामान का आना जाना। 90% आबादी गरीबी और बेरोजगारी में जी रही है। हर जंग में सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं बच्चे और आम लोग। पिछले साल की लड़ाई में हजारों लोग मारे गए, जिनमें 80% नागरिक थे। अब सवाल उठता है, कौन किसका साथ देता है? इजराइल, अमेरिका इसके सबसे बड़ा समर्थक है। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत जैसे देश भी इजराइल के साथ खड़े रहते हैं। फिलिस्तीन, तुर्की, ईरान, कतर, पाकिस्तान और अरब लीग देश फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। इंडोनेशिया और बहुत से अफ्रीकी एशियाई देश भी नैतिक समर्थन देते हैं। रूस और चीन अक्सर फिलिस्तीन के पक्ष में बयान देते हैं, लेकिन खुलकर सैन्य मदद नहीं करते। यानी यह लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति का हिस्सा बन चुकी है। तो अब सवाल है, इस लड़ाई के पीछे असली मकसद क्या है? तो इसमें इजराइल का मकसद सुरक्षा के लिए चारों ओर बफर जोन बनाना है। धार्मिक मान्यता, यह प्रोमाइज लैंड है जो ईश्वर ने हमें दिया है। मध्य पूर्व में अपनी ताकत और बढ़ाना, ये इजराइल का मकसद है। फिलिस्तीन का जो मकसद है वो आज़ादी और एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहता है। 1948 और 1967 में छीनी गई जमीन को वापस लेना उसका एक और मकसद है। शरणार्थियों की वापसी और यरूशलेम पर अधिकार भी फिलिस्तीन चाहता है। यानी एक तरफ अस्तित्व का डर है और दूसरी तरफ अस्तित्व की तलाश। इतनी मौतें, इतना खून, फिर भी यह जंग क्यों नहीं रुकती? तो यरूशलेम दोनों का दिल है। इजरायली बस्तियां लगातार बढ़ रही है, दोनों पक्षों के बीच भरोसा टूट चुका है और सबसे बड़ा कारण बाहरी ताकतें, जिनके अपने अपने फायदे हैं। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन की जंग सिर्फ दो झंडों की लड़ाई नहीं है, यह उस जीत की कहानी है जहां दोनों कहते हैं ये ज़मीन मेरी है। इजराइल कहता है हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, फिलिस्तीन कहता है हमें अपनी आज़ादी चाहिए। कौन सही है, कौन गलत है, शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन एक बात साफ है, जब तक ज़मीन इंसान से ज़्यादा प्यारी रहेगी, तब तक शांति सिर्फ एक सपना ही रहेगी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सचमुच दुनिया एक नए टकराव की ओर बढ़ रही है? सबसे अहम, अगर दुनिया वाकई दो खेमों में बंट गई, तो आम इंसान यानी हम आप पर इसका क्या असर पड़ेगा? इस ब्लॉग का यही सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अपनी राय ज़रूर बताइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सरकारों की नहीं, बल्कि हम सब की है। जय हिंद, जय भारत।